हेलो दोस्तों, मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रही हूँ वह एक प्रख्यात लेखिका की आत्मकथा है और इस आत्मकथा को मंगलूरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रखा गया है, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में। और यह आत्मकथा यूजीसी नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी। जी हाँ दोस्तों, ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है और मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन के किन बिंदुओं पर इस आत्मकथा में बात की है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अपनी आत्मकथा के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए मनु जी कहती हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी में जो कुछ देखा, जाना, अनुभव किया, उसी का शब्दशः लेखा-जोखा यह आत्मकथा है। जिस तरह कहानी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र होती है, उसी तरीके से यह आत्मकथा उनकी ज़िंदगी का अंश मात्र ही है, जो उनके लेखकीय व्यक्तित्व और लेखन यात्रा पर आधारित है। लेखन और साहित्य से हटकर प्रस्तुत आत्मकथा में उनके निजी जीवन के कुछ पूरक प्रसंगों को भी पाठकों के सामने रखने का प्रयास मन्नू भंडारी जी ने किया है। आत्मकथा के प्रारंभ में मन्नू जी बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, किंतु उनके पिता इंदौर में कार्य करते थे, जिसके कारण उन्हें आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन वे और उनका पूरा परिवार अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आकर बस गया था और लेखिका का बचपन और युवावस्था ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ही बीती थी। लेखिका बताती हैं कि उनके घर में पिता का ही साम्राज्य था। उनकी माँ बिना पढ़ी लिखी थी। बेपढ़ी लिखी मेरी माँ व्यक्तित्वहीन, जो हमेशा दूसरों के कार्य करने के लिए, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। यह मन्नू जी ने स्वयं अपनी माता का व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है। साथ ही उनके पिता मूलतः जैन मत से संबंध रखते थे, लेकिन आर्य समाजियों के बीच वे दीक्षित हुए थे। इस कारण से उनके घर में पूजा पाठ, हवन जैसा माहौल नहीं था। किसी भी संप्रदाय को वे मानते नहीं थे। आगे लेखिका बताती हैं कि वे अपने घर में सबसे पतली और काली थी और वो अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। साथ ही अपने शारीरिक बनावट के कारण उनमें एक हीनता की ग्रंथि विकास हो गई थी, जिसका श्रेय वे अपने पिता को देती हैं और कहती हैं कि उनके पिता की कमजोरी थी कि गोरा रंग, और उनकी बड़ी बहन सुशीला उनसे काफ़ी गोरी थी। इस कारण से बचपन में लेखिका के मन में रंग रूप को लेकर काफ़ी हीनता के भाव विकास हो चुके थे। लेखिका बताती हैं कि उनके पिता सख्त मिजाज के व्यक्ति थे और साथ ही वे समाज सुधारक भी थे। इसी कारण से मन्नू जी को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वे 11वीं कक्षा में आई, उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल द्वारा उन्हें साहित्य में कदम रखने का, साहित्य की किताबों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। शीला अग्रवाल द्वारा ही उन्हें साहित्य के अलावा देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी उन्हें जानकारी मिली। लेखिका ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ मिलकर चौराहों पर भाषण देना, हड़तालें करवाने का कार्य भी उन्होंने बड़ी जोर से किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके पिता द्वारा उन्हें कई पाबंदियां लगाई गई। साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कई नोटिस उन्हें मिले, लेकिन यह पाबंदियां जब खुशी में बदल गई जब देश आजाद हुआ। शीला अग्रवाल जी के दिल्ली चले जाने के पश्चात लेखिका का मन अजमेर में नहीं लगा। इसी कारण वह अपने बड़े भाई बहनों के पास कलकत्ता चली गई। वहीं रहकर उन्होंने बीए की शिक्षा पूर्ण की।
तत्पश्चात उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से एमए किया, जो हिंदी विषय से था। इसके पश्चात उन्हें बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में नौकरी मिली। और लेखिका बताती हैं कि उस सदन की मुखिया पुष्पमयी बोस थी, जो बेहद ममतामयी स्त्री होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय स्त्री भी थी। यहीं उन्होंने 9 साल गुजारे और इसी शिक्षा सदन में ही उनकी मुलाकात राजेंद्र यादव जी से हुई, जो उस समय के उभरते लेखक थे। और यह मुलाकात प्रेम में बदल गई और अंततः उन दोनों ने विवाह कर लिया। और इस विवाह के लिए उनके पिता का विरोध था। विवाह के पश्चात लेखकीय अनिवार्यता के नाम पर राजेंद्र जी ने समानांतर जिंदगी का आधुनिक पैटर्न थमाते हुए मन्नू जी से कहा था, देखो, छतें जरूर हमारी एक होंगी, लेकिन जिंदगियां अलग अलग होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र। आधुनिकता के नाम पर राजेंद्र द्वारा की गई यह बातें लेखिका के मन पर हथौड़े की तरह चोट करने लगी। शादी के तुरंत बाद घर की सारी जिम्मेदारियां, गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां लेखिका के हिस्से में ही आईं और राजेंद्र जी उदासीन बने रहे। राजेंद्र जी की उदासीनता के बारे में लेखिका बताती हैं कि उनकी उदासीनता, चाहे वह पत्नी के प्रति हो व जिम्मेदारियों के प्रति, कभी कम नहीं हो पाई और इसकी भरपाई हमारी बेटी भी नहीं कर सकी। इस तकलीफदायी हालात में उनका लेखन कार्य चलता रहा, जैसा भी हो, जो भी हो। और लेखिका बताती हैं कि यही लेखन कार्य उन्हें सारे संकटों में थामे रहा। मन्नू जी और राजेंद्र जी का वैवाहिक जीवन भले ही सफल ना रहा हो, किंतु उन दोनों के आपसी तालमेल में, उन दोनों के सहयोग से 1961 में लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान ने उन्हें काफ़ी सफलता दिलवाई। बेटी के जन्म के पश्चात घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए लेखिका ने रानी बिरला कॉलेज ज्वाइन किया और उनके गैर मौजूदगी में उनके पति राजेंद्र यादव को बेटी की जिम्मेदारी उठाना उनके पौरुषीय अहम को ठेस लगने जैसा था, इसलिए वे वहां पर भी उदासीन बने रहे। तब भी लेखिका को इस भारी संकट से उबारने वाली उनकी बहन सुशीला ही थी। मन्नू जी ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए घर की और बाहर की जिम्मेदारियों से समय निकालकर कॉलेज के हॉस्टल में रहकर अपने रचना कार्य को पूर्ण किया और इसी के बदौलत हिंदी साहित्य में आपका बंटी, महाबोझ, बिना दीवारों का घर जैसी रचनाएं शामिल हो पाई। लेखिका ने अपने पति राजेंद्र जी का उस दौर में रहने वाले अन्य लेखकों के साथ उनका जो आपसी संबंध और उनके साथ जो तनावग्रस्त समस्याएं जो बनी, उनका भी बाखूबी से वर्णन किया है। मन्नू जी की दृष्टि में राजेंद्र जी एक अहम पूर्ण कुंठाओं से ग्रस्त व्यक्ति थे। राजेंद्र जी के विवाहेतर संबंधों के कारण ही मन्नू जी को एक दायित्व वाले पति के रूप में राजेंद्र जी कभी नहीं मिल पाए। लेखिका ने 30 साल तक अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनावों को झेला और यही मानसिक तनाव धीरे धीरे उनके शरीर पर भी दिखने लगे। यही कारण है कि 1980 में उन्हें न्यूरोलॉजिक अटैक पड़ा। और लेखिका यहाँ बताती हैं कि इस बीमारी का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं था और बिना तनाव के जीवन काटना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज था और वह उनके वैवाहिक जीवन में उनको मिलने वाला ही नहीं था। मन्नू जी ने यही सोचकर कई बार राजेंद्र जी को माफ़ किया कि शायद उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, किंतु राजेंद्र जी उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराने लगते थे। 1991 में मन्नू जी को कॉलेज से सेवानिवृत्ति मिली। तत्पश्चात विष्णुकांत शास्त्री जी ने उनका नाम
प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक के रूप में किया और मनु जी ने इस पद को सहर्ष स्वीकारा और इसका कार्यालय उज्जैन में था। मनु जी बताती हैं कि राजेंद्र के बिना लिया गया यह मेरे जीवन का प्रथम निर्णय था। दोस्तों, इस आत्मकथा में मनु जी ने अपने लेखन कार्य के दौरान जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की उनका भी जिक्र किया है। साथ ही जो शारीरिक पीड़ा उन्होंने झेली, जो घरेलू संघर्ष उन्होंने झेले, उस समय में जिन जिन लोगों का सहयोग मिला उनका भी जिक्र किया है, उनका भी वर्णन है। इसके अलावा देश की जो राजनीतिक स्थितियां बनी थी उसके बारे में यानी आपातकाल का भी वर्णन थोड़ा बहुत इस आत्मकथा में देखने को मिलता है। इसके अलावा राजेंद्र जी के जो संपादकीय रूप रहा है या संपादक के रूप में राजेंद्र जी ने जो कार्य किया था उसका भी थोड़ा बहुत झलक इस आत्मकथा में देखने को मिलता है। और पटकथा लेखन कार्य के दौरान जो मनु जी को सफलता मिली उसके बारे में भी मनु जी ने इस आत्मकथा में दिखाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि यह आत्मकथा मनु जी की लेखन कार्य और उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।